महात्मा जी का विरोध करने के बजाय आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो छुआछूत दूर करने की बात को गंभीरता से ले रहे हैं? बहुत सारे महात्मा हिंदुस्तान में आए जिनका उद्देश्य छुआछूत दूर करना तो था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। महात्मा आए और महात्मा चले गए, लेकिन अछूत फिर भी अछूत ही रह गए। अखबारों के संवाददाताओं ने जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा कि गांधी जी ने आत्महत्या की प्रतिज्ञा की है, उसके बारे में आपको क्या लगता है, तब उन्होंने कहा, गांधी जी ने अन्न त्याग कर मैं आत्महत्या करूंगा कहकर जो धमकी दी है वह कोई सीधा साधा या ईमानदार युद्ध नहीं है, वह राजनीति की पैंतरेबाजी है। अपने प्रतिस्पर्धियों को मनवाने का यह सीधा मार्ग या ईमानदार कोशिश नहीं है। इसीलिए गांधी जी के इस डराने धमकाने वाले बयान का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। इसीलिए उनकी इस घोषणा से मेरा मत उनके अनुकूल भी नहीं बन सकता। मेरा निर्णय पक्का है। हिंदुओं के स्वार्थ के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर अगर उन्हें अस्पृश्यों के खिलाफ संग्राम छेड़ना ही हो तो अस्पृश्य समाज को भी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए तथा अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। गांधी जी अपनी बात साफ तौर पर कहें। यह पूछने पर कि गांधी जी के प्रण के बारे में आप क्या कुछ भी नहीं करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी ने जो पत्राचार प्रसिद्ध किया है उससे किस बात के लिए उन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाया है, इसका खुलासा नहीं होता है। अस्पृश्यों से वे किस बात की अपेक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं की तरफ से अस्पृश्यों को कौन से अधिकार देने के लिए वे तैयार हैं, तथा उनके इस तरह सुलह के लिए क्या हिंदू समाज तैयार है जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाया है। इस बारे में साफ साफ और भरोसे लायक खुलासा जब तक नहीं होता तब तक मैं भी इस मामले में निश्चित रूप से कुछ कह नहीं पाऊंगा। 15 सितंबर 1932 को गांधी जी ने मुंबई सरकार को खत लिखकर अपने आमरण अनशन की भूमिका स्पष्ट की। 21 सितंबर 1932 को वह खत अखबारों में प्रकाशित करने के लिए दिया गया। इस खत में गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि मेरा अनशन अस्पृश्यों के राजनीतिक हकों के लिए ही है तथा अस्पृश्यों के जीने मरने का सवाल पूर्ण रूप से धार्मिक होने के नाते मैंने इस प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और इस समस्या का हल पाना मेरा परम कर्तव्य पवित्र कर्म होने के नाते मैं यह अनशन कर रहा हूँ। My fast has a narrow application. The depressed classes question being predominantly religious matter, I regard it as specially my own by reason of lifelong concentration on it. It is a sacred personal trust which I may not shirk. 2. गांधी जी के आमरण अनशन के खिलाफ अपनी भूमिका को स्पष्ट करने वाला परिपत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रकाशित किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सार्वजनिक बयान। सभी पक्षों के नेताओं की परिषद के दिन यानी सोमवार दिनांक 19 सितंबर 1932 के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के आमरण अनशन के बहाने अपनी योग्य भूमिका को विस्तार से समझाते हुए तथा महात्मा गांधी जी का अनशन किस तरह अस्पृश्यों के अधिकार और हित के खिलाफ है यह स्पष्ट करते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी किया। अंग्रेजी में लिखे उस बयान का हिंदी अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है। अंग्रेज सरकार ने अपनी खुशी से या जनमत के दबाव में आकर कोई और चारा न होने के कारण अस्पृश्य समाज को जो पृथक चुनाव क्षेत्र का जो अधिकार दिया है उसे यदि सार्वजनिक रूप से रद्द न किया तो मैं आमरण अनशन कर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह महात्मा गांधी की प्रतिज्ञा सुनकर मैं हैरान रह गया। अपनी आत्महत्या की प्रतिज्ञा से महात्मा गांधी ने मुझे कैसी कठिन और विपरीत स्थितियों में ला खड़ा किया है तथा मुझ पर कितनी बड़ी संकटपूर्ण जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया है, यह हर कोई आसानी से समझ सकता है। जाति से संबंधित निर्णय का सवाल अन्य सवालों की तुलना में बड़ा मामूली होने की बात खुद गांधी जी ही गोलमेज सम्मेलन में कर रहे थे। फिर जो बात उनके मत में मामूली थी उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा प्राणत्याग का निर्णय क्यों लिया गया, यह मेरी समझ से परे है। उनके जैसे व्यक्ति की नज़र में जाति से संबंधित मसले हिंदुस्तान के संविधान की किताब के साथ जोड़े जाने वाले परिशिष्ट की तरह माने जाने चाहिए। जातियों से संबंधित मसले उस पुस्तक का प्रमुख या महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं माना जाता। हिंदुस्तान को पूरी राजनीतिक आज़ादी मिलनी चाहिए, इस मसले पर गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में बहुत जोर दिया था। इस बात के लिए वे कितने आग्रही बन गए थे। इस तरह राजनीतिक आज़ादी जैसे महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे पर अगर गांधी जी अपने प्राणों की बाजी लगाते तो शायद वह ठीक भी लगता, लेकिन राजनीतिक आज़ादी जैसे उनकी नज़र में भी महत्वपूर्ण होने वाले मसले छोड़कर अस्पृश्यों के मतदान का एक साधारण प्रश्न चुनकर उसे वे उछाल देते हैं और उसका बहाना बनाकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। यह सिरदर्द पैदा करने वाले आश्चर्य का एक खेदजनक, परेशानीमूलक तथा क्षोभकारी नमूना है। पृथक चुनाव क्षेत्र केवल अस्पृश्यों को ही नहीं मिला है, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम, सिखों को भी पृथक चुनाव क्षेत्र मिले हैं। इतना ही नहीं तो जमींदार वर्ग, मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग के लिए भी खास या पृथक चुनाव क्षेत्र की योजना बनाई गई है। शुरुआत में मुसलमान और सिखों के अलावा अन्य सभी के पृथक चुनाव क्षेत्र पर गांधी जी ने आपत्ति की थी और विरोध किया था। अब केवल मुस्लिम या सिखों को ही नहीं बल्कि अस्पृश्यों के साथ साथ जमींदार, व्यापारी, एंग्लो इंडियन, ईसाई आदि वर्गों के लिए भी अलग चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं। अगर विरोध करना ही था तो गांधी जी इन सभी वर्गों के अलग चुनाव क्षेत्रों को विरोध करते।
लेकिन गांधी जी ने उन सभी को छोड़कर केवल अस्पृश्य समाज को मिली सहूलियतों का बहाना करते हुए उस योजना के विरोध में अपने प्राणों की बाजी लगाने का संकल्प किया। अस्पृश्य समाज को कुछ समय तक पृथक चुनाव क्षेत्र देने से बड़ा अनर्थ होगा, यह गांधी जी की भयावह धारणा पूरी तरह काल्पनिक है। मुस्लिम और सिखों को पृथक चुनाव क्षेत्र देने से राष्ट्र के टुकड़े होंगे, ऐसा अगर गांधी जी को नहीं लगता और वे उस बात के लिए राजी होते हैं, तो फिर अस्पृश्यों को पृथक चुनाव क्षेत्र मिलने से हिंदू समाज टुकड़ों में बंट जाएगा, कहते हुए उसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठना गांधी जी को कैसे तर्कपूर्ण और न्यायपूर्ण लगता है। अस्पृश्य वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग को पृथक चुनाव क्षेत्र मिलने से अगर गांधी जी की विवेक बुद्धि विरोध नहीं करती है, किंतु अकेले अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र मिलने से उनका विवेक क्यों जाग जाता है और अपने प्राणों तक की बाजी लगाकर उसके खिलाफ दंड ठोंक कर खड़ा क्यों होता है? इस अनोखी न्यायप्रियता को क्या कहें? प्राप्त होने जा रहे स्वराज्य में बहुसंख्यक वर्ग के अत्याचारों से अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा के लिए यदि किसी वर्ग को सबसे पहले और सबसे अधिक राजनीतिक रियायतों की खास जरूरत है तो वह अस्पृश्य वर्ग ही है। सोचने समझने वाले व्यक्ति को अब तक यह बात समझ में आ चुकी होगी, ऐसा मुझे लगता है। अस्पृश्य समाज ही एक ऐसा वर्ग है जिसके पास आसपास चल रहे भीषण जीवन कलह में टिके रहने की बिल्कुल ऊर्जा नहीं है। जिस धर्म का उसने आश्रय लिया और जिस धर्म के बंधनों ने उसे जकड़ रखा है, उसी धर्म ने आज उसे सम्मानित जीवन देने की जगह कोड़ी का घिनौना जीवन जीने के लिए विवश किया है। धर्म ने उसकी इंसानियत को कलंकित कर दिया है, रौंद डाला है। रोजमर्रा के सीधे सादे व्यवहारों में भी सम्मानपूर्वक हिस्सा लेने की योग्यता इस धर्म ने अस्पृश्य लोगों में नहीं बचने दी है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अस्पृश्य वर्ग पूरी तरह परावलंबी है। रोज की रोटी के लिए भी उसे उच्चवर्णीय हिंदुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वाभिमानपूर्वक और आज़ादी के साथ जीने का या अपना पेट पालने का कोई मार्ग अस्पृश्यों के लिए खुला नहीं है। इस गुलामी से मुक्त होने का मौका उसे कभी न मिले, इसके लिए स्वावलंबन की और आत्मोन्नति की उसकी सभी राहें रोकने की खास कोशिशें जानबूझकर की जा रही हैं। अस्पृश्य हिंदुओं में आपस में कितने भी जातिभेद हों, अस्पृश्यों की छोटी से छोटी कोशिश को भी दबाने के लिए, उन पर कई तरह के जोर जुल्म करने के लिए सभी हिंदू निर्ममता से एक हो जाते हैं। यह हर गांव का प्रत्यक्ष अनुभव है, कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। ऐसी स्थितियों में सभी सोचने विचारने वाले और न्याय लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन सभी तरह से मजबूर और अस्पृश्य हिंदुओं के जुल्मों से पीड़ित अस्पृश्य समाज को आत्मरक्षा के लिए तथा इस तीव्र जीवन कलह में टिके रहने के लिए राजनीतिक सत्ता का थोड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि अस्पृश्य समाज का कोई भी सच्चा हितचिंतक उस समाज को राजनीतिक सत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले, इसके लिए जी जान जुटाकर कोशिश करेगा। लेकिन गांधी जी के विचारों की गंगा अजीब और उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं उनके इन विचित्र विचारों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अस्पृश्य समाज के हाथों में राजनीतिक सत्ता के देने के लिए गांधी जी बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। उल्टे अंग्रेज सरकार की जाति से संबंधित नीतियों के कारण जो थोड़ा बहुत राजनीतिक हिस्सेदारी का लाभ अस्पृश्यों को मिलने वाला है, वह भी अस्पृश्यों के हाथों से छीन लेने का तथा अस्पृश्य समाज को किसी तरह की राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त न हो, राजनीतिक दृष्टि से उनका अस्तित्व नजरों से ओझल ही रहे, इसके लिए गांधी जी की सारी कोशिशें चल रही हैं। अल्पसंख्यकों का करारनामा माइनॉरिटीज पैक्ट बनने से पहले से ही अस्पृश्यों को थोड़ी सी भी राजनीतिक सत्ता न मिले, इसलिए मुसलमानों को साथ में लेकर गांधी जी ने कोशिशें की। अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों की मांगों का विरोध करने के लिए आप मेरी मदद करें, फिर मैं आपकी 14 मांगें मान लूंगा। जैसा षड्यंत्र और धोखाधड़ी गांधी जी ने मुसलमानों के साथ मिलकर की। हालांकि मुस्लिम प्रतिनिधियों की अच्छाई के कारण गांधी जी की वह कोशिश कामयाब नहीं हो पाए। इस तरह के षड्यंत्र में उनका साथ देने से मुसलमानों ने इनकार किया। मुसलमान अगर गांधी जी के वश में चले जाते तो अस्पृश्यों की लाचारी दोगुनी होती। तब अस्पृश्य समाज गांधी जी और मुसलमान इन दो पार्टों के बीच पिसता। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस मामले में गांधी जी का साथ नहीं दिया और अस्पृश्य समाज पर मंडराता यह दोधारी संकट टल गया। जाति से संबंधित अंग्रेजों के निर्णय का गांधी जी क्यों विरोध कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। गांधी जी कहते हैं कि इस निर्णय से अस्पृश्य समाज हिंदू समाज से अलग हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर मुंजे ऐसा नहीं मानते और डॉक्टर मुंजे कट्टर हिंदुत्ववादी और कठोर हिंदू हित संरक्षक माने जाते हैं। विलायत से लौटने के बाद डॉक्टर मुंजे ने जो भाषण दिए उनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंग्रेज सरकार के जाति संबंधी निर्णय से अस्पृश्य समाज हिंदू समाज से बिल्कुल अलग नहीं हो रहा। उल्टे डॉक्टर मुंजे यह हाँकते फिर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो निर्णय दिया है वह उनके जैसे सच्चे हिंदू हितैषियों की कोशिशों का फल है। अस्पृश्य समाज को हिंदू समाज से अलग करने की डॉक्टर अंबेडकर की जो कोशिश थी वह ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से नाकामयाब हो गई है। इस निर्णय से अस्पृश्य समाज से अलग नहीं हो रहा। इस घटना का श्रेय डॉक्टर मुंजे के कथनानुसार खुद उनको नहीं जाता हो, लेकिन उनका कहना गलत नहीं है। डॉक्टर मुंजे की तरह मुझे भी लगता है कि ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से अस्पृश्य समाज हिंदू समाज से राजनीतिक स्तर पर अलग नहीं हो रहा। ऐसा अगर है तो इस निर्णय के कारण अस्पृश्य समाज हिंदू समाज से अलग हो रहा है, यह गांधी जी का डर निराधार और मिथ्या है।
जो डर डॉक्टर मुंजे जैसे कट्टर हिंदू सभा वाले को नहीं लगता, वह गांधी जी जैसे राष्ट्रीय माने जाने वाले नेता को लगे और हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए इस मसले को लेकर वे अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाएं, यह बेहद आश्चर्यजनक और गूढ़ माना जाना चाहिए। डॉक्टर मुंजे जैसों को भी जिस निर्णय में कुछ अलग होने का भूत नहीं डराता, उस निर्णय में ऐसा कुछ होगा यह शक भी किसी और के मन में नहीं आना चाहिए। अंग्रेज सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड ने जो निर्णय किया है तथा अस्पृश्यों के बारे में उसमें जो योजना दी है वह हिंदुओं को संतुष्ट रखने के योग्य है, ऐसा मुझे लगता है। इतना ही नहीं, अस्पृश्य समाज के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करने वाले राजा गवई पी बालू जैसे लोग हैं, वे भी इस निर्णय में खोट ढूंढते न फिरे। ऐसी स्थिति में राव बहादुर राजा ने असेंबली के अपने भाषण में इस सरकारी निर्णय के बारे में जो हल्ला मचाया तथा जो शिकायतें की वह भी देखने सुनने लायक तमाशा था। कल परसों तक जो अलग चुनाव क्षेत्र के उपासक थे, उच्च वर्णीय हिंदुओं के जातिभेदमूलक जुल्मों के कट्टर दुश्मन थे, उन राय बहादुर के हृदय में संयुक्त चुनाव क्षेत्र के बारे में तथा उच्च वर्णीय हिंदुओं के बारे में नया नया पैदा हुआ यह हसीन प्रेम देखकर हर किसी का मनोरंजन होगा। राय बहादुर राजा के मन में उपजे इस आकस्मिक प्रेम की जड़ों में गोलमेज सम्मेलन में स्थान न मिलने की वजह से गंगवाई नाम को फिर से कमाने की लालसा कितनी है तथा उनके इस नए प्रेम में ईमानदार हृदय परिवर्तन का कितना हिस्सा है, यह जांचने के पचड़े में मैं अभी पड़ना नहीं चाहता। सरकार ने जो निर्णय दिया है उसके दो मुद्दों के खिलाफ राय बहादुर राजा तमतमा रहे हैं। अस्पृश्यों को उनकी संख्या के अनुपात में कम जगहें मिली हैं, यह उनका पहला मुद्दा है तथा इस निर्णय के कारण अस्पृश्य समाज हिंदुओं से अलग हुआ, यह उनके दुख का दूसरा मुद्दा है। राय बहादुर जी की इस शिकायत से मैं भी सहमत हूं कि जनसंख्या के अनुपात में अस्पृश्यों को कम जगहें मिली हैं, लेकिन इसके लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हमारे दो प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। हमने अस्पृश्यों के हितों के साथ विश्वासघात किया। यह आरोप हम पर लगाने से पहले राय साहब इस बात पर भी तनिक गौर कर लेते तो बेहतर होता कि केंद्रीय समिति में थे तब उन्होंने क्या गुल खिलाए थे। उस समिति की रिपोर्ट में मद्रास को 150 में से केवल 10, मुंबई को 144 में से केवल 8, बंगाल को 200 में से सिर्फ 8, उत्तर प्रदेश के अस्पृश्यों को 182 में से केवल 8, पंजाब में 150 में से केवल 6, बिहार और उड़ीसा में 150 में से केवल 6, मध्य प्रांत और वरहाड में 125 में से केवल 8 और असम में अस्पृश्य एवं अन्य पिछड़ी जंगली जातियों के लिए 75 में से केवल 9 जगहें दी गई थीं। यह बंटवारा अस्पृश्यों की जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही अपर्याप्त है और राय बहादुर राजा इस समिति के एक सदस्य थे। सरकार ने जातियों के बारे में जो निर्णय किया है उसमें अस्पृश्यों के लिए कम जगहें होने के लिए हमें जिम्मेदार ठहराने से पहले वे इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण दे सकते हैं क्या? इस पर विचार करें कि वे जब केंद्रीय समिति के सदस्य थे तब हुई इस काट-छांट को उन्होंने कैसे चुपचाप बर्दाश्त किया। उस समय इसके खिलाफ कोशिशें क्यों नहीं की? इसका जवाब क्या राय बहादुर राजा के पास है। अगर राय बहादुर को लगता था कि अस्पृश्यों को उनकी जनसंख्या के आधार से जगहें मिलना अस्पृश्य समाज का जन्मसिद्ध अधिकार है, आत्मरक्षा के लिए उसे वह अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त होना बेहद आवश्यक और अपरिवर्तनीय घटना है, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। इस बात पर वे आग्रही क्यों नहीं रहे? केंद्रीय समिति का सदस्य बनने का जो मौका उन्हें मिला था उसका उन्होंने इस बात को मनवाने के लिए लाभ क्यों नहीं उठाया? राय बहादुर की इस शिकायत में कि सरकार ने जो निर्णय दिया है उसके कारण अस्पृश्य समाज को हिंदू समाज से अलग किया गया है, मुझे कोई दम नजर नहीं आता। डॉक्टर मुंजे को भी ऐसा नहीं लगता। पृथक चुनाव क्षेत्र के खिलाफ अगर राय बहादुर राजा जैसे लोगों की विवेक बुद्धि को आपत्ति हो तो ऐसा नहीं कि उन पर पृथक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने या अपना मत देने की जबरदस्ती की जा रही हो, बल्कि इस निर्णय ने उन्हें संयुक्त या सार्वजनिक चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने का और मत देने का अधिकार दिया गया है। वे इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदुओं के दृष्टिकोण में आमूलचूल बदलाव आया है तथा अस्पृश्यों के बारे में इन 6-7 महीनों में ही उनके डॉक्टर मुंजे से हाथ मिलाने के बाद से अस्पृश्य हिंदुओं का विचार परिवर्तन हुआ है, ऐसा राय बहादुर राजा डंके की चोट पर सबसे कहते फिर रहे हैं। उनके इस नए कथन पर जिन अस्पृश्य लोगों को विश्वास नहीं होता और जो अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करते हैं, उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए ही सही राय बहादुर राजा जैसे लोगों को चाहिए कि वे संयुक्त चुनाव क्षेत्र से लड़कर चुनाव जीतकर दिखाएं और सिद्ध करें कि अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र की जरूरत नहीं है। अस्पृश्य समाज के बारे में प्रेम और सहानुभूति का दावा करने वाले हिंदू भी राय बहादुर राजा जैसे लोगों को चुनकर दिखा दे कि उनका कहना सही है। इस निर्णय से अपने मत की सत्यता साबित करने का मौका उन्हें भी उपलब्ध हो रहा है। सरकार का यह निर्णय अन्य मामलों में भले अधूरा हो, लेकिन अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करने वालों को और संयुक्त चुनाव क्षेत्र चाहने वालों को संतुष्ट करने की व्यवस्था एक साथ इस निर्णय से हो गई है। इस नज़रिए से और सिर्फ अस्पृश्य समाज के बारे में ही कहना हो तो यह जरूर कहा जा सकता है कि यह निर्णय सुलह कॉम्प्रोमाइज़ की तरह है और इसीलिए दोनों पक्षों की मान्यता इसे मिलना सही रहेगा। गांधी जी के बारे में बोलना हो तो वे क्या चाहते हैं यही साफ नहीं है। कुछ लोग यह मानते हैं कि गांधी जी भले ही पृथक चुनाव क्षेत्र के खिलाफ हों लेकिन वे संयुक्त चुनाव क्षेत्र और आरक्षित जगहों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है।
आज भले उनका मत बदला हो, लेकिन जब लंदन में थे तब उन्होंने स्पष्टता से घोषणा की थी कि अस्पृश्यों को हिंदुओं से अलग राजनीतिक अस्तित्व देने की कोई भी योजना उन्हें पसंद नहीं है। अस्पृश्यों को ही नहीं वरन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित जगहों की योजना के बारे में भी उन्होंने लंदन में यही कहा था कि इस तरह का आरक्षण उन्हें पसंद नहीं है और वे इसका पुरजोर विरोध करते हुए प्राणांतिक अनशन भी कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार और चुनावों में अपना मत देने के अधिकार के अलावा अस्पृश्यों को अन्य कोई भी कानूनी रियायत देने के लिए गांधी जी तैयार नहीं थे। लंदन में उन्होंने यही नीति अपनाई हुई थी। आगे मेरे साथ बातचीत करते हुए मुझे समझाने के लिए एक योजना उन्होंने आखिर में प्रस्तुत की। जो योजना उन्होंने प्रस्तुत की थी वह किसी काम की नहीं थी, लेकिन उसे भी कानूनी जामा पहनाने के लिए या अनुमोदन देने के लिए वे तैयार नहीं थे। गांधी जी की इस योजना के अनुसार अस्पृश्य वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उसी जगह से उच्च वर्ग के अन्य उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेंगे। इस तरह चुनाव होने के बाद अगर अस्पृश्य उम्मीदवार हार जाए तो वह नतीजों के खिलाफ मुकदमा दायर करे। उस अर्जी के अनुसार अगर न्यायाधीश निर्णय दे कि अस्पृश्य वर्ग का होने के कारण उम्मीदवार चुनाव हार गया, तो मैं इस तरह की व्यवस्था करूंगा कि चुना गया कोई उच्चवर्णीय उम्मीदवार उसके लिए अपनी जगह से इस्तीफा दे देगा। उस जगह के लिए फिर से होने वाले चुनावों में अस्पृश्य उम्मीदवार और अगर चाहे तो इस्तीफा देने वाला उच्चवर्णीय उम्मीदवार भी खड़ा रह सकता है। अगर वह फिर से हार जाता है तो फिर इसी तरह फिर कोशिश कर सकता है। इस तरह गांधी जी की यह योजना फिर से उम्मीदवार बनो फिर से हारो वाला एक बचकाना खेल ही था। संयुक्त संघ और आरक्षित जगहें अगर अस्पृश्य स्वीकारेंगे तो गांधी जी की विवेक बुद्धि को संतुष्टि मिलेगी। मानने वाले यह समझ लें कि उनकी यह मान्यता निराधार है। केवल इसीलिए गांधी जी की इस योजना को आज मैंने यहाँ व्यक्त किया है। अब अगर गांधी जी ने कोई नई योजना तैयार की हो तो पहले वे उसे प्रस्तुत करें। मेरे इस आग्रह की वजह भी यही है। गांधी जी का पहले क्या कहना था, पहले उनकी योजना क्या थी, मैं जानता हूँ। उनका जवाब भी मैंने उन्हें दे रखा है। उन पुरानी बातों पर फिर से माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर कोई नई बात हो तो गांधी जी उसे प्रस्तुत करें। गांधी जी या कांग्रेस को जो योग्य और न्यायपूर्ण लगता है वही अस्पृश्य समाज के साथ घटेगा। इस मौखिक आश्वासन को ही केवल स्वीकारना मेरे लिए संभव नहीं होगा, यह मैं पहले ही बता देता हूँ। मेरे अस्पृश्य बंधुओं के हितों की रक्षा के महत्वपूर्ण और दिल से जुड़े मसले के बारे में मैं केवल शाब्दिक आश्वासनों और कागजी करारनामों का भरोसा नहीं कर सकता। गांधी जी महात्मा होंगे लेकिन वे अमर नहीं हैं, न ही सर्वव्यापी हैं। अगर हम मान भी लें कि कांग्रेस उच्च वर्ग के वैभव को बरकरार रखने वाली, गरीबों को रौंदने वाली और अपनी हुकूमत में रखने की कोशिश करने वाली अरिष्टकारी संस्था नहीं है, फिर भी जरूरी नहीं कि हमेशा वही सबसे बड़ा पक्ष बनी रहेगी। यह भी जरूरी नहीं कि कांग्रेस का दबदबा हमेशा कायम रहे। अस्पृश्यता खत्म करना और अस्पृश्य जनता को हिंदू समाज में शामिल कर लेने की कोशिश करने वाली महान आत्माएं इस भूमि में इससे पूर्व भी पैदा हुई हैं, हालांकि उनमें से किसी को इस काम को पार लगाने में सफलता नहीं मिली। कई महात्मा पैदा हुए और मर गए परंतु अस्पृश्य अस्पृश्य ही रहे। हिंदू समाज सुधारकों के सुधारों की गति मुल्ला की दौड़ की तरह सीमित है और उनका भरोसा इन समय पर साथ छोड़ देने वालों जैसा है। यह मैं महाड़ और नासिक की घटनाओं से जान चुका हूँ। जो अस्पृश्यों के सच्चे हितचिंतक हैं वे यह सलाह हरगिज नहीं देंगे कि इन समय पर धोखा देने वाले हिंदू सुधारकों के हाथ में अस्पृश्यों का भविष्य सौंपा जाए। ऐसे लोग अस्पृश्यों की मदद नहीं कर सकते जो अपने जात भाइयों का मन न दुखाने या उन्हें गुस्सा न दिलाने के चक्कर में इन समय पर अपने तत्वों के साथ समझौता कर लें। यही वास्तविक स्थिति होने की वजह से कानूनी सुरक्षा बंधनों के प्रति मुझे आग्रही रहना ही होगा। गांधी जी की अगर यह इच्छा है कि जातियों के बारे में निर्णय बदला जाए तो उन्हें दूसरी योजना बनानी होगी और आज अस्पृश्यों को जो भी कुछ प्राप्त है उससे अधिक हित अपनी नई योजना में है और उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी सभी कानूनी व्यवस्था उसमें है, यह साबित करके भी दिखाना होगा। मुझे आशा है कि गांधी जी ने जो यह अंतिम चेतावनी का मार्ग स्वीकारा है उसे वे छोड़ देंगे। पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग के पीछे हमारी मंशा हिंदू समाज का अहित करने की नहीं है। हमारा भविष्य हम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। स्पृश्य हिंदुओं की खुशी पर या उनकी मर्जी की लहर पर हमारा भविष्य पहले की तरह पूरी तरह निर्भर न हो, इसी एक उद्देश्य से प्रेरित होकर हमने यह मांग की है। गांधी जी अंग्रेजों से कहते हैं कि गलतियां या पाप भी करने का अधिकार हमें प्राप्त है। हमें भी वह अधिकार प्राप्त है और होना भी चाहिए। इतना ही हम गांधी जी से कहना चाहते हैं और हमारा अधिकार छीन लेने की कोशिश वे नहीं करेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद रखता हूँ। अन्न त्याग कर अपने प्राणों का त्याग करने की दुर्धर प्रतिज्ञा उन्हें किसी दूसरे दुर्धर कार्य के लिए संभाल कर रखनी चाहिए थी। हिंदू और मुसलमान या स्पृश्य और अस्पृश्य वर्गों के बीच के दंगों या खून खराबे को रोकने के लिए अगर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की होती तो मैं उसकी सहजता और उसका महत्व समझ सकता था। उनकी इस योजना से न अस्पृश्य समाज का हित होगा और न ही उनके दुखों का भार कम होगा। गांधी जी को इन परिणामों का एहसास हो या न हो, लेकिन उनके कृत्यों की परिणति आखिर अत्याचारों में ही होगी। देश भर की अस्पृश्य जनता को उनके हिंदू अनुयायियों से या चाहने वालों से परेशान किया जाएगा, लेकिन इन अत्याचारों की वजह से वे हिंदू समाज से जुड़े नहीं रहेंगे, दूर चले जाएंगे।
गांधी जी अगर अस्पृश्यों से यह सवाल करें कि आप हिंदू समाज चाहते हैं या राजनीतिक समाज की हिस्सेदारी चाहते हैं, तो मुझे यकीन है कि वे यही कहेंगे कि हिंदू समाज से अधिक राजनीतिक सत्ता ही हमें महत्वपूर्ण लगती है। उनसे यह साफ तौर पर कहने के लिए और गांधी जी को आत्महत्या की प्रतिज्ञा से बचाने के लिए अस्पृश्य जनता एकदम तैयार होगी। इन सभी बातों का ऐसे परिणामों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी अगर शांतिपूर्ण ढंग से सोचेंगे तो इन उपायों से होने वाला अपना जयकार या अपनी प्रतिज्ञा की विजयशाली पूर्णता प्राप्त करने लायक है, ऐसा गांधी जी को भी शायद नहीं ही लगेगा। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि गांधी जी अपने इन कृत्यों से हिंदू जनता के अदमनीय और नाकारा विकारों को बेलगाम कर रहे हैं। उनके इस कृत्य के कारण स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच की द्वेष बुद्धि खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। दोनों समाजों के बीच का अंतर पाटे जाने के बजाय बढ़ेगा, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की नीतियों का जब मैंने अस्पृश्यों की ओर से विरोध किया तो इस देश में मेरे खिलाफ बड़ा हल्ला मचाया गया। राष्ट्रीय कहलाने वाले सभी हिंदू पत्रकारों ने तथा देशभक्तों ने मुझे राष्ट्रद्रोही आदि कई गालियां देने की और मेरे बारे में जहां तक संभव हो सके उतनी गलतफहमियां फैलाने की मानो ठान ली थी। दुनिया के सामने यह दिखाने के लिए कि पूरा अस्पृश्य समाज मेरे खिलाफ है, स्पृश्य वर्ग के हिंदू सुधारकों ने भी कई झूठी संस्थाएं बनाई और ऐसी सभाओं की जाली रिपोर्ट बनवाई जो कभी हुई ही नहीं। उन बड़ी बड़ी जाली रिपोर्टों को राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करने की भी उनमें मानो होड़ मची थी। मेरी तरफ से आने वाले पत्र और अन्य डाक को दबाने का और उन्हें प्रकाशित न करने का मानो सभी राष्ट्रीय अखबारों ने जालसाजी ही की थी। सिल्वर बुलेट यानी पैसों का लालच देकर अस्पृश्य वर्ग के कुछ लोगों को मेरे खिलाफ नारेबाजी करने के लिए खड़ा किया गया। कुछ जगहों पर स्पृश्य और अस्पृश्य समाज में झड़पें होकर थोड़ा बहुत खून भी गिरा। ये सभी अनिष्ट एवं अनर्थकारी बातें अधिक बड़े पैमाने पर न घटें, ऐसा अगर गांधी जी को लगता हो तो कृपा कर वे एक बार फिर से सोचें और भविष्य की अनर्थकारी घटनाओं की श्रृंखला को टालें। मुझे नहीं लगता गांधी जी ऐसा अनर्थ चाहते होंगे, लेकिन अगर वे अपनी प्राणघातक प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे तो अपने किए से कोई भयंकर परिणाम न निकले ऐसी उनकी इच्छा हो तो भी उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। दिन बीतने के बाद रात होती है, यह जितना स्वाभाविक है उतना ही गांधी जी की इस प्रतिज्ञा की परिणति अत्याचार और अनर्थ में होना स्वाभाविक है। आखिर मैं जनता का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि इस बारे में मुझे किसी से भी बातचीत करने की जरूरत नहीं है। कहने का पूरा अधिकार मुझे होते हुए भी सिर्फ गांधी जी के लिए इस सवाल से संबंधित उनकी किसी भी नई योजना के बारे में सोचने के लिए मैं तैयार हूं। और मुझे आशा है कि गांधी जी ऐसा कठिन और नाजुक समय मुझ पर कभी आने नहीं देंगे कि जब उनके प्राण और मेरे लोगों के हक इन दोनों में से किसी एक बात को मुझे चुनना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा समय आए तो मैं किस बात को चुनूंगा यह बिन बताए ही समझा जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, स्पृश्य समाज के हाथों में अपने समाज का भविष्य सौंपने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। उद्धरण: अस्पृश्यों को पृथक चुनाव क्षेत्र मिलने पर उसे निरस्त करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर कोशिश करूंगा। अपनी इस प्रतिज्ञा पर 20 सितंबर 1932 से अमल करना गांधी जी ने तय किया है। इस कारण पूरे हिंदुस्तान के हिंदू नेताओं की अतिशीघ्र बैठक 19 सितंबर 1932 के दिन लेना तय हुआ। हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाने वाले महात्मा गांधी के प्राणों की बाजी लगते देख बनारस से पंडित मालवीय जी मुंबई आए। राजेंद्र प्रसाद, सी राघवाचार्य, पंडित कुंजरू, डॉक्टर मुंजे, टी प्रकाशम, डॉक्टर चौथिराम, स्वामी सत्यानंद, मी अन्य आदि अन्यान्य प्रांतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अस्पृश्य समाज से रा. ब. एम. सी. राजा, गवई, मी शिवराज, मी जगन्नाथम, मी धर्मलिंगम, मी मंडल आदि अन्य प्रांतों से आए लोग थे। मुंबई प्रांत से सर चुनीलाल, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सोलंकी, हीराचंद वालचंद, सर सेटलवाड, सर माडगांवकर, सर पुरुषोत्तम दास, श्री देवधर, मी नटराजन, रा. ब. वैद्य, डॉक्टर देशमुख, दलवी, सुबेदार, सेठ बिरला, मी करंदीकर, सावरकर, शिवतरकर, पी बालू, निकालजे आदि लोग उपस्थित थे। महिलाओं में से मिसेज कमला नेहरू, पेरनी कैप्टन, मोशोन कैप्टन, अवंतिकाबाई गोखले, मिसेस अन्नपूर्णाबाई देशमुख, रतनबेन मेहता, मिस नटराजन आदि लोग हाजिर थे। इंडियन मर्चेंट्स हॉल में सभा होनी थी। इस परिषद पर महात्मा गांधी का भवितव्य आधारित था, इसलिए परिषद का वातावरण काफी गंभीर था। परिषद को डॉक्टर अंबेडकर की नीति पर भरोसा था। डॉक्टर अंबेडकर भी परिषद में हाजिर रहेंगे, इस बात का पता चलते ही परिषद के आयोजकों को तथा परिषद में उपस्थित रहने वाले नेताओं को कुछ राहत महसूस हुई। इस परिषद का कोई भी कार्यक्रम पहले से तय नहीं किया गया था।